चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का जो एग्जाम 26 मार्च 2022 को लिया गया था। यानी कि यहाँ से जो भी प्रश्न उत्तर बने हैं आपके एग्जाम में टर्म 1 वाला, हम लोग सारा का उत्तर देखने का प्रयास करेंगे और इसमें यह प्रयास करेंगे कि आपका कितना नंबर आया आप मिला सकते हैं। साथ ही मिलाने के बाद कमेंट कर दीजिएगा कि आपका कितना नंबर सही है। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से पहला हम लोग बात किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था गद्यांश से, यानी कि इस गद्यांश को पढ़ना है। तो देखिए इस प्रकार से आपका एक गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिएगा और आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे तभी ना एग्जाम में लिखे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उत्तर की बात कर सकते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि सांस्कृतिक की श्राव्यता धारा के निर्मित में सहायक होते हैं। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर 3 मारा होगा तो ये आपका सही सा उत्तर हो जाता है। देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न ये रहा है, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात पर अनुपालन करके सार्थक हो जाती है। तो हो पाती है वो होती है ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है, आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए हम लोग उत्तर देखने का प्रयास करेंगे ऑप्शंस को, ठीक है, इसलिए ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न का उत्तर आप अगर मिला सकते हैं तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। देखिए इस गद्यांश को पढ़ लीजिए। चलिए अब चौथा जो प्रश्न आपको खुद कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपका तो एग्जाम था आज। आप ही बताइए कि चौथा में आप क्या मारे हैं। तो चलिए मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी अपना अपना नाम के साथ ये चौथा का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले बात कर लेते हैं पाँचवा। जो पाँचवा आपको उत्तर देना 5 से लेकर 8 इस प्रकार से आपको फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देना है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला उत्तर। तो पहला 5 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और बी दोनों ही आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ए और 2, ठीक। चलिए आगे छठा का अगर बात किया जा सकता है तो छठा का जो पूछा जा रहा है, मृत्यु रूपी सरिता में कौन सा मतलब कौन नहा कर करता है, ठीक है, स्नान करता है, नहाना मतलब स्नान। तो ये आपका सही सा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, जीवन यात्रा के कारण थका जीव। तो चलिए सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां को जो आपका सही सा उत्तर लगता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। मिलाते जाइए अपना अपना क्या क्या सही मारे हैं या नहीं मारे हैं और नोट करते रहें, क्योंकि आपको काउंट करके आपको बताना है कमेंट करके कि मैंने इतना नंबर मारा है। तो चलिए आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि काया का पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द अगर पूछा गया है तो यहाँ आपका तन सा सही उत्तर हो जाता है। देखिए तन है, तन आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 8 तक तो हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाला। यहाँ से तो प्रश्न छूटना ही नहीं चाहिए आप सभी का। तो चलिए देख लेते हैं खंड बी में जो भी हैं वो भी देखने का प्रयास करेंगे। तो भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम जो अखबार थे बंगाल गजट, इसके संपादक तो युगल किशोर शुक्ल थे। यानी कि प्रश्न यहाँ पूछा गया था कब किया गया था प्रकाशन, तो 1780 में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिखाई दे रहा है 1780 आपका सही उत्तर हो जाता है। टिक मारते जाइए। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए जनसंचार का जो प्रमुख मतलब उद्देश्य जो होता है वो सभी के सभी हो जाते हैं। ये तीनों सही उत्तर है, यानी कि इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाता है। 11वां देखने का प्रयास करेंगे। 11वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संचार में मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो ये जो शामिल किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाता है, यानी कि इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाता है। 12वां प्रश्न आपका उद्दंडमार्तन किस वर्ष में प्रकाशित शुरू हुआ था। तो ये जितने भी प्रश्न आपका बन रहा था सारा का सारा मॉडल पेपर में ये प्रश्न है और मैंने पढ़ाया भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 1826 सही उत्तर हो जाता है। 1826 आप लोग मिला लीजिए। चलिए आगे 13वां नंबर का प्रश्न अगर बात किया जा सकता है तो 13वां नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो वो होगा एक सफल जो संपादक होता है उसको गुण बताना है। तो ये गुण होते हैं ये सभी होते हैं, वो मेधा भी होते हैं, अभिप्रेरणा भी होते हैं और निपुणता भी होते हैं। कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिखाई दे रहा है ये सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए फटाफट मिलाते रहिए। 14वां नंबर हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, ठीक है, जो हिंदुस्तान संपादन है ना, जो भी समाचार पत्र है तो ये दैनिक होता है, यानी कि रोज छपता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका दैनिक सही उत्तर हो जाता है। 15वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई जाती है। देखिए ये प्रश्न आपका मॉडल पेपर में नहीं था लेकिन पूछा गया है। तो ये मनाया गया था आपका 1984, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र, यानी कि सिनेमा यानी कि फिल्म वगैरह ज़्यादातर कहाँ बनता है, वो मुंबई में बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 दिखाई दे रहा है मुंबई, सही से उत्तर हो जाता है महाराष्ट्र। क्लियर, मुंबई। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। ये भी आपका अभिव्यक्ति एवं माध्यम से ही पूछा जा रहा है, इसलिए आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल
प्रकाशित होती है। देखिए पाक्षिक जो पत्रिका होती है 15 दिनों के लिए होती है, ये भी आपका मॉडल पेपर में था। तो 15 दिन आपका ऑप्शन नंबर देखिए 3 में होगा, 3 में आपका 15 दिन वाला हो जाता है। और लास्ट आपका एक प्रश्न बचता है अभिव्यक्ति एवं माध्यम से, वो भी देखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि फिनसार शब्द का अर्थ है। तो अगर इसका अर्थ अगर बात किया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर जो बी आपका स्वतंत्र आपका सही सा उत्तर हो जाता है। अब हम लोग कर लेंगे खंड ग यानी कि सी का। तो सी में आपका कुछ चैप्टर से दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। तो 19 से 22 तक देना है। तो चलिए मुझ बागी हिन को तू संभल, ये जो कहाँ से लिया गया आपको पता ही है ना। तो चलिए इसका पूछा जा रहा पहला प्रश्न कि उपयुक्त काव्यांश के कवि कौन है, इनका कवि बताना है। तो कवि इसका हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए ये आपका सही सा उत्तर हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो निराला जी इनके उत्तर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर 2। अब 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि ने किसे अपना संबल कहा है। तो ये कहा है कवि स्वयं को कह रहे हैं, यानी कि जो निराला जी थे वो स्वयं को कह रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 21वां नंबर जो है आपका पूछा जा रहा है कि कवि का जीवन कैसा रहा। तो जो हमारे निराला जी थे कवि का जो जीवन बहुत ही दुखपूर्ण रहा है, बहुत ही दुख से। उसका तो पूरा मतलब फैमिली ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जो उसका बेटी थी सरोज स्मृति, उनके ही कारण से जो लिखा गया सरोज स्मृति उनका बेटी थी। तो बहुत ही दुखपूर्ण उसका जीवन रहा था हमारे जो कवि निराला जी थे। तो 22वां प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो पूछा जा रहा है कि विकल शब्द का अर्थ, यानी कि जो विकल है, विकल का मतलब होता है व्याकुल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है व्याकुल आपका सही सा उत्तर हो जाता है। क्लियर, ये भी प्रश्न आपका मॉडल पेपर में था। आगे देख लेते हैं जो कार्नेलिया का गीत से लिया गया है। बोला जा रहा है कि कार्नेलिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है। तो देखिए जो कार्नेलिया का गीत है वो आपका चंद्रगुप्त से लिया गया है, जबकि आपका देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त से लिया गया है। यानी कि आपका 23 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाता है। फटाफट मिलाते रहिए। चलिए आगे 24वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बसंत आया कविता के कवि कौन है। देखिए बसंत आया और तोड़ों के लेखक है हमारे रघुबर सहाय जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही उत्तर हो जाता है। ठीक, देखिए जो बसंत आया है और तोड़ो है इनके लेखक रघुबर सहाय, एक कम और जो आपके सत्य हैं वो विष्णु खरे जी है, यानी कि ये जो आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। चलिए 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत आने का पता किस प्रकार से होता है। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि कैलेंडर होगा, लेकिन कैलेंडर नहीं होगा, इसका सही उत्तर पुस्तक हो जाएगा, क्योंकि कवि को पुस्तक के माध्यम से पता चलता है, कैलेंडर के माध्यम से पता चलता है उसका जो छुट्टी दिया इसलिए, लेकिन उत्तर आपका हो जाएगा पुस्तक। 25 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26वां प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में माने जाते हैं। तो मुक्त छंद के जो कवि हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। फटाफट मिलाइए, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग कितना सही है आपका। चलिए आगे 27वां नंबर प्रश्न है कि गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसे समय का वर्णन किया है। तो जो हमारे कवि हैं गीत गाने दो मुझे कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये सभी समय का वर्णन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका ये भी आपका पूछा जा रहा है चैप्टर से लिया कि अरे में उन दिनों कितना काम क्या कर लेता था। ये तो आपका गांधी नेहरू यासिर अराफात वाला पार्ट से लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहाँ से कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो ये जो है हमारे भीषण साहनी, जो गांधी नेहरू यासिर अराफात जो पार्ट है इसके लेखक है भीषण साहनी जी, और ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। आगे और कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अरे में उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किनका है। तो ये जो कथन है हमारे गांधी जी का है, ठीक है, राष्ट्रपिता गांधी जी, यानी कि जिसे लोग बापू जी भी कहते हैं, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाता है। अब 30वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महादेव देसाई कौन था। ये सारा प्रश्न आपका मॉडल पेपर में है, खोल के देख लीजिए, मॉडल पेपर में मिल जाएगा। तो देखिए महादेव देसाई जो थे गांधी जी के निजी सचिव थे। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही से उत्तर हो जाता है। मिलाते रहिए। चलिए आगे 31वां नंबर है कि महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुना रहे थे। तो कोहाट और रावलपिंडी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है ए और 2 आपका सही उत्तर हो जाता है। क्लियर, चलिए अब 32वां नंबर देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का आश्चर्य स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक से माना जाता है। तो वो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, आपका सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाता है। मिलाते रहिए।
चलिए आगे देख लेते हैं 33वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला, ठीक है, हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ, तो उस समय रामचंद्र शुक्ल कितने वर्ष के थे? तो 8 वर्ष के थे। चलिए इसे भी मिला लीजिए, जब उनके पिताजी का जो तबादला हुआ था, यानी कि रामचंद्र शुक्ल थे उनके पिताजी का हुआ था, तो वो 8 वर्ष के थे उस समय, ट्रांसफ़र जो उसके पिताजी का हुआ था। तो आगे देख लेते हैं 34वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुमिरनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध हैं? तो यहाँ निबंध की अगर बात किया जाए तो 3 है। एक तो आपका सुमिरनी के मन के में लिया गया है घड़ी के पुर्जे, और दूसरा आपका लिया गया था क्या जो बोला जाता है उसे, सॉरी पता नहीं है, लेकिन 3 लिया गया था, याद नहीं आ रहा मुझे, 3 लिया गया था। आगे देख लेते हैं 35वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ढेले चुन लो के माध्यम से समाज में निहित किन कृतियों का व्यक्त किया गया है? तो एक तो आपका यहाँ से ढेले चुन लो वाला भी लिया गया था, घड़ी के पुर्जे भी लिया गया था, एक यहाँ हो गया था। तो इसमें देखिए किसके बारे में बताया गया, अंधविश्वास के बारे में गया है। जो वहाँ की स्त्रियाँ थी, यानी कि जो वर चुन रहे थे, तो कुछ मिट्टी का ढेला, कुछ इसका ढेला, उसका ढेला चुन चुन के कर रही थी ना, इसलिए अंधविश्वास एक प्रकार से बोला जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है आपका इस प्रश्न का सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे जो आपका संबंधिया चैप्टर से बन रहा प्रश्न, उसके बाद तो आपका 4 ही प्रश्न बचेंगे, और आपका जो टर्म वाला जितना भी प्रश्न उत्तर बन रहे हैं वो आपका समाप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ 36वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बोहरिया के पैर पकड़कर माफ़ी क्यों मांगी? जो हरगोविंद थे, जो सनबदिया थे, वो बड़ी बोहरिया से क्यों पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगी? तो क्यों मांगा जानता है? क्योंकि बड़ी बोहरिया जो भी संदेश भेजवाया था उनकी माता के पास, तो संबदिया क्या किया, हरगोविंद सुना नहीं सका। यही आपका मेन रीज़न हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे दिया हुआ 37वां नंबर प्रश्न कि सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो ये भी आपका मॉडल पेपर से पूछा गया है, तो आपका रंगभूमि आपका सही सा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम लोग 38वां प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई? सिंपल सा उत्तर है, भैरव ने लगाया था। सुबागी का पति था भैरव, ठीक है, तो भैरव ने आग लगाया था। क्लियर। अब आपका 39वां प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद 40वां देख लेंगे, उसके बाद आपका जो मॉडल पेपर जो भी आपका पूछा गया था समाप्त हो जाता है। आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? तो देखिए सूरदास का झोपड़ी जला गया था, यानी कि सूरदास ही बटोरेगा ना, तो आटे की भांति सूरदास उस राख को बटोर रहा था। इसके बाद आपका अंतिमवा प्रश्न है कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छाने का कारण बताएं। तो क्या कारण था? क्योंकि देखिए झोपड़ी जलने का मेन रीज़न था, झोपड़ी जल गया था, इसीलिए वहाँ का मतलब माहौल था वो सन्नाटा सा पड़ गया। तो अब आप अपना नाम के साथ अपना जितना भी आपका प्रश्न उत्तर सही होता है आप कमेंट करके बता दें। तब तक के लिए धन्यवाद। सेट टर्म 2 का भी मैंने जितना भी करवा रखा है, अदरवाइज जितना भी चैप्टर है आपका हिंदी छोड़ के उसको कर ले। जैसे कि एग्ज़ाम आपका हिंदी कोर का है, इतिहास का है, ज्योग्राफी का है, और सारा पॉलिटिकल का भी एग्जाम ही बाकी है। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, साथ ही हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।